खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी, मेरे साथ में शायद साहब मेरे को होस्ट। मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, मगर रन डाउन पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दे। पार्लिमानी कमेटी जो नई नई बनी है वो बैठी हुई है चीफ जस्टिस के लिए। पहली चॉइस क्या जस्टिस याया अफरीदी होंगे। र्यूमर मिल चल रही है, बहरहाल जो फैसला होगा सामने आ जाएगा। 25 अक्टूबर से वकला भी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और वो इस तहरीक को नहीं मान रहे कुछ जो एक बड़ा हिस्सा है पक्ष। और एक और अहम खबर, पाकिस्तान के शहर कैसे नाकाबिल रिहाइश हो गए। डॉन में आज इंतहाई डैमनिंग रिपोर्ट छपी है कि हमने अपने शहरों का क्या हशर कर दिया, और हर वक्त जो है रूलिंग क्लास के माबैन की लड़ाइयाँ ही हम कवर करते रहते हैं। उधर सऊदी अरब की मेज़बानी को कबूल कर लिया है रूस ने, तो क्या वहाँ भी कुछ अमन होगा। इसके अलावा बड़ी अहम खबरें हैं, ईरान को कौन सा मिज़ाइल सिस्टम मुबैना तौर पर चाइना ने दिया है, या क्या मामला है। मगर सबसे पहले आते हैं मेरे साथ आबद ज़ुबैरी सूद है, माहिर कानून है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ज़ुबैरी साहब इससे तो और हसन रज़ा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ ज़ुबैरी साहब आपकी तरफ। अभी आज एक मैं सर्वे देख रहा था डॉन में, और बड़ी इंटरेस्टिंग सुर्खी थी, हु विल रूल दी SC रूस्ट। बीच में जो थोड़ी सी मैं बात जो कर दूँ सवाल में कि जी कुछ कन्फ्यूजन ऐसा है कि अब समझ नहीं आता, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे थे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस सुनते हुए कि भाई ये हमने सुनना है या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत ने सुनना है, और उसके अलावा भी एक आध केस के हवाले से अगर टैक्स के मामला कौन देखेगा। तो बजाय इसके कि कुछ कन्फ्यूजन रिजॉल्व होता, एक ऐसा एहसास हो रहा है कि दो पैरेलल जुडिशल सिस्टम एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है, और उसमें तमाम वकला की आ रहा है। आपकी क्या राय है, और फिर हसन रज़ा पाशा साहब से भी रहनुमाई लेंगे। जनाब ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। ये जुडिशरी पे एक बड़ी कारी ज़र्ब लगाई गई है। रात के तारीख में एक शबखून मारा गया जुडिशरी की आज़ादी पे, और ये आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की गई है। और देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स में इन्होंने कोशिश की है उसको स्टैब्लिश करने की। अब आप लोग अभी बात कर रहे थे कि जो रिव्यू है ये SIC वाले केस का, अब वो कहाँ लगेगा? वो तो फुल कोर्ट का फैसला है। क्या वो आईनी बेंच के सामने जाएगा जो सिर्फ 5 जजों पे मुश्तमिल होगा? ये क्या? तो ये सारी बड़े, और क्या एक छोटी बेंच उस पे रिव्यू सुन सकता है या नहीं सुन सकता? तो ये सारी सवालात हैं, इसमें बड़ा इबहम है कि अब क्या और कौन उसको अपॉइंट करेगा। देखिए, दूसरी जो बात है, आज तक हमारे कोर्ट्स ने होल्ड किया है कि 175A जो है, जो तरमीम के बाद आया था, 18वीं 19वीं तरमीम, और जो उस पे आप कहें जिस वजह से आया था, उसको अगर छेड़ा गया और उसके अंदर कोई भी तब्दीली लाई गई, फिर भी जजेस, चीफ जस्टिस जो होंगे, उनकी आरा जो होगी वो प्राइमेसी होगी उसकी। तो ये अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस लिंक्ड होते हैं आपकी आज़ादी जमहूरियत से, आज़ादी अदलिया से और आज़ादी जमहूरियत से। तो देखिए, जो अपॉइंटमेंट का तरीका होता है, जो केसों की फिक्सेशन का तरीका होता है, ये सारी चीज़ें आप देखें, ये एक आज़ाद अदलिया की होती है। कोई एक्सेस टू जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है। तो अब सेपरेशन ऑफ पावर का, अब एक को इक्वल कंपोनेंट यानी पार्लियामेंट, क्या वो अपने को इक्वल, मतलब उससे नीचे तो नहीं, ताबे तो नहीं है हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। साहब, हामिद खान साहब कहते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने तो सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा और वकला तहरीक जो है वो जन्म लेगी। आप क्या समझते हैं कि ऐसा 25 तारीख को होने वाला है? जी बिल्कुल। अक्सर ये सिवाय सरकारी वकीलों को छोड़ के, जो नेचुरली उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, या जो उस हुकूमत के और उनके जो उस हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं, अक्सरियत वकला की वो है जो इस तहरीक में शामिल है। तहरीक शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये कारी ज़र्ब, और ये एक रात के अंधेरे में 4 बजे सुबह जाके नेशनल असेंबली ने पास किया ये बिल, और जिस तरह से पास हुआ, 63A का एक फैसला आया, लॉ बदला गया, और आज जो नोट लिखा है चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें तो क्लियर हो गई कि जी मैं माइनॉरिटी में चला गया था, मैं केसेस भी नहीं फिक्स कर रहा था। इसके मतलब आपने खुद ऑर्डिनेंस बनवाया, उस ऑर्डिनेंस के बाद वो आपने अपनी मर्जी की कमेटी बनाई और सिर्फ 63A का लगाया। 63A का फैसला हो सकता है आपका सही हो, बिल्कुल, मैं लीगली उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि आपने उसमें कहा कि वोट काउंट होगा, फिर आपने देखा आज एक सेनेटर BNP के खड़े क्या कह रहे थे, जो हमने देखा, क्या शर्म का मुकाम था, जो उन एक डायलिसिस के एक पेशेंट के साथ जो। लेकिन सर, आप क्या देख रहे हैं कि 2007 जैसी वकला तहरीक निकल सकती है, क्योंकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे वो सड़कों पर थे, और क्या आप देख रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो नहीं बनते चीफ जस्टिस, तो फिर कुछ जजेस भी जो है वो सड़कों पे होंगे?
अगर ये बात होगी तो उस तरह देखा जाएगा। लेकिन देखिए वो हर ज़माने की, हर मूवमेंट की डायनामिक्स अलग होती है। अब ये देखिए लीगल चैलेंजेस भी होंगे, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है और फिर उसके बाद नेचुरली तहरीक का भी वो होगा और एक कमेटी बन चुकी है, वो अपना फैसला करेगी। जो कमेटी फैसला करेगी, हम लोग जो आज़ाद अदलिया के साथ हैं, वो उस पे मनो-अन अमल करेंगे। अच्छा ज़ुबैरी साहब, मैं हसन रज़ा पाशी साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आपने नुक्ता नज़र आबद ज़ुबैरी साहब का भी सुना, ये इस्तीफ़ों की भी बात हो रही है कि सुपीरियर जुडिशरी से इस्तीफ़े आ सकते हैं आला अदलिया से, इस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये तो सेल्फ डिफीटिंग होगा, ये तो मैदान से यानी आपने खाली करके जाने वाली बात होगी। मगर क्या पाशा साहब चीज़ें में क्लैरिटी आने की बजाय इससे कन्फ्यूजन नहीं बढ़ा, या ये कोई ड्राफ्टिंग इसकी इस तरह वाजे नहीं हुई? हाउ डू यू लुक एट दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, बात ये है कि जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है इस मुल्क में या कहीं भी, तो उस पे एक हैजानी कैफियत लाजमी तौर पे तारी होती है और कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये अगर ऐसे होगा तो किस तरह होगा और ऐसे होगा तो कैसे होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब क्लैरिटी आती है, मामलात स्मूथ लाइन चलते हैं, तो फिर असल तो है कि आपको 5 या 6 महीने चलने के बाद जो रिजल्ट सामने आते हैं उस पे फिर बात हो सकती है। अभी आप इब्तदाई मरहले पे हैं, पार्लिमान ने एक आईनी तरमीम कर ली और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त कह रही है कि ये ठीक नहीं थी तरमीम। जबकि जब मौलाना साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैरिस्टर गौहर अली खान, जो उसके चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा था कि हम ये मौलाना की और हमारी ये तजावीज़ है, हमारी तरमीम है, लेकिन हम इसमें वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है वो बिला वजह हिरासत में है, हमारे कारकुन जो हैं उन पे तशद्दुद हो रहा है। और उन्होंने आईनी तरमीम के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो उस वक्त यही एम्फेसिस ड्रॉ हुआ कि ये सारे ऑन बोर्ड थे, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, नून, जो भी है। अब पार्लियामेंट में जो नंबर गेम थी वो जिस तरह पूरी हुई आपके सामने है, वो किसी से छुपी छुपी बात नहीं है कि 4-5 आजाद बंदे शामिल होके उन्होंने करा दी। अच्छा साहब, आईनी तरमीम तो हो गई है, काइंडली एक अबहाम है जो कि सारी पाकिस्तानी कौम के सामने है, बहस चल रही है कि जो आज कमेटी बैठी है वो जो इंतखाब करेगी 3 सीनियर मोस्ट में से एक जज का, जो चीफ जज होंगे, वो क्या तीनों में से ही इंतखाब होगा? अगर एक इनकार करेगा तो तीनों में से ही होगा, या चौथा भी उसमें कंसीडर हो सकता है? इसमें यह है कि ये इस आईनी तरमीम में ये बात आ गई है कि अगर इन 3 में से अगर कोई एक इनकार करता है तो फिर जो चौथे नंबर पे है उसको कंसिडर, यानी नेक्स्ट सीनियर जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। ये इस तरमीम में बात है, तो वो कवर दिया गया है इसमें कि अगर ऐसी सूरत आ जाएगी तो फिर इबाम नहीं है, फिर जो चौथे नंबर पे सीनियरिटी में जज आएंगे उनको जो है वो कंसिडर करेंगे, पैनल 3 का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बादशाह साहब, जो मैंने उसको पढ़ा है, जो मैं तो ज़ाहिर इंटरप्रेट नहीं कर सकता, मैं इसका जवाब दे दूं? जी आप ज़ुबैरी साहब आप फरमाइए। आपने बड़े अच्छी बात कही। ये इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है इस तरमीम में कि इन्होंने पढ़ा नहीं उसको जल्दी में। देखिए आप देखिए वो जो 175 3 अमेंड किया गया है, आप उसे पढ़ें। उसमें लिखा है कि जो कमेटी होगी, पहले बात पार्लिमानी कमेटी, वो 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का चुनाव करेगी, ये लिखा हुआ है। फिर 2 प्रोविजोज हैं सर उसके। वो कहते हैं कि अगर उनमें से एक जज जिसको चुनाव होता है वो अगर मना कर दें तो रिमेनिंग वो तीनों में से ही हुआ ना सर, रिमेनिंग में से वो एक जज को चुना जाएगा। अगर वो जज वो भी, फिर दूसरा एक प्रोविजो आता है। वो दूसरा प्रोविजो ये कहता है कि अगर वो जो तीनों में से कोई भी नहीं कबूल करता चीफ जस्टिसशिप, तो फिर आगे जाएगा और जब तक चलता रहेगा मामला, जब एक चीफ कोई आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये इनसे मैं समझता हूँ बड़ी भूल हो गई, क्योंकि कोशिश यही थी कि अगर तीसरे नंबर पे जो बातें सुन रहे थे कि एक जज को बनाने जा रहे थे, अगर वो मना कर दें तो जाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह और किसी और जज को नहीं बनाए तो चौथे नंबर पे चले जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 2 प्रोविजोज डाल दिए इन्होंने और रिमेनिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, इससे मैं कहता हूँ ये फंस गए सर उसमें। अच्छा, मैं भी यही बात कर रहा था कि रिमेनिंग का मतलब ये है कि जब रेस्ट जो एक निकल गया तो 2 रह गए। अच्छा, अब ये भी फिर एक जो होता है ना
प्रोविजो जो होता है वो हमेशा जो मेन सेक्शन होता है उसको ओवरराइड नहीं करता सर। तो मेन सेक्शन नंबर 3 है, उसके ये 2 प्रोविजोज हैं सर। ये इंटरप्रिटेशन का लॉ है सर। अच्छा, लेकिन मैं दोबारा पाश साहब आपकी तरफ एक तो ये बात इसको वजाहत कर दी, क्योंकि मैंने भी पढ़ने की नाकाम कोशिश की है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती, जार्गन। लेकिन मैंने जो देखा कि रिमेनिंग जो है, जो पहला उसका है, वो उसमें वो कहते हैं जी कि देन द नेक्स्ट चीफ जस्टिस विल बी फ्रॉम द रिमेनिंग जजेस। अब रिमेनिंग का जो सलीस उर्दू तर्जमा ये है कि वो 2 रिमेनिंग है। नहीं, रिमेनिंग में जो बाकी जजेस हैं वो भी आ जाते हैं, आप उनको नहीं 3 सीनियर लिखा हुआ है, रिमेनिंग में आएंगे। नहीं, साथ 3 सीनियर जजेस में से रिमेनिंग कह रहे हैं, वो सीनियर लिखा हुआ है जी। नहीं, ये बात नहीं है। आप जो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो देख लें, जो रिमेनिंग जजेस हैं वो भी आ जाएंगे जो इन 3 के बाद आते हैं। चलें, ये दोनों आरा हमारे सामने आ गई। लेकिन हम बहुत सी खबरें चल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, जिससे हम ज़्यादा और इंटरनेशनल जूरिस्ट की बॉडीज़ भी जो हैं वो भी क्या ये भी एक मुदाखलत है हसन रज़ा पाशा साहब, जो ICJ कर रहा है या गार्डियन कर रहा है? डू यू थिंक इट इज़ इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर्स? नहीं, वो तो बिल्कुल है। इंटरनल अफेयर्स जो मुदाखलत हो रही है उस पर हमें बहरहाल कंडेम करना चाहिए। इस हवाले से किसी को हक नहीं पहुंचता कि हमारे अंदरूनी मामलात में इस तरह दखल अंदाजी की जाए। जी जुबैरी साहब, योर टेक ऑन दिस। बिल्कुल, पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक हिस्सा है, वो हम कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा है, हमारे ऊपर मुख्तलिफ कन्वेंशंस के हम सिग्नेटरीज हैं। तो इन लोगों, जब ICJ का हम हिस्सा हैं और हम वहाँ जजेस भी भेजते हैं, तो वो क्यों नहीं कमेंट कर सकते हमारे ऊपर जो हमारी अदलिया पे शबखून मारा गया है और उसको दबाने की कोशिश, तबाह करने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल सही किया उन्होंने, वो कर रहे हैं। हम हमारे यहाँ से जजेस जाते हैं ICJ में सर। अच्छा, एक और बात मेरा सवाल आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस दायर होते हैं वो तो आईनी तशरीह ही होती है। अब ये कौन वहां पर ये होगा, ये कैसे जो वाजे होगा कि ये आईनी केस है, ये नहीं है? जितने भी केसेस दायर होते हैं उसमें आईनी पॉइंट्स तो होते हैं। क्या 25 तारीख के बाद एक नया तनाज़ा, अदालती तनाज़ा खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा? बहुत बड़ा। जी पाशा साहब। जी, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि नहीं, इस तरह नहीं है। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो बिल्कुल सेपरेट ही उनकी आइडेंटिटी भी है, लेकिन जो बाकी मसलन से आप सिविल केस आ गया, क्रिमिनल केस आ गया, सर्विस मैटर आ गया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। वो तो बाकी वो उस तरह है कि जो उनके अपने एक्ट या ऑर्डिनेंसेस है जिनकी बुनियाद पे नीचे ट्रायल होते हैं, ऊपर अपीलें होती हैं, रिवीजन होती हैं और उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग जाते हैं। तो ये कोई इस तरह बात नहीं है। देखिए, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि ये सिस्टम जो भी बनाया गया है, जो पार्लियामान ने जिस तरह भी बनाया है, ये एक दफा लागू तो जब लागू होगा तो पता चलेगा कि क्या इसकी मनफी पहलू और क्या मुस्बत पहलू हैं। अच्छा पाशा साहब, एक और बात, पाशा साहब आपसे एक और बात, फिर मैं जुबैरी साहब की तरफ भी आऊँगा। सिंध हाई कोर्ट में ये चैलेंज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो गई है, तो क्या ये मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ पर जो एक 2/3 मेजॉरिटी से होने वाली तरमीम चैलेंज हो जाए? देखिए जी, आर्टिकल 239 बड़ा वाज़ेह है कि आइन में की गई तरमीम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, किसी फोरम पे चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन इसको चैलेंज किया गया है, बल्कि जब बाजी करीब में आपको याद होगा कि मिलिट्री कोर्ट का जब केस था तो उसमें मिलिट्री केस के हवाले से अमेंडमेंट की गई थी, सनसेट क्लॉज थी उसमें, तो वो केस वो चैलेंज हुआ, लेकिन उसको मेंटेनेबल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगरचे उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया और उसको रहने दिया, लेकिन उन्होंने उसको मेंटेनेबल करार दिया था कि, यानी आपकी राय ये है कि नहीं हो सकती ये, यानी आप ये सब नहीं। देखिए, बात ये है, मैं ये एक आपको वैसे बता रहा हूँ कि चैलेंज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच का वर्डिक्ट आया हुआ है कि ये मेंटेनेबल है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुन सकती है। ठीक है जी। जुबैरी साहब, आप जो जिस आर्टिकल का हवाला दिया उन्होंने, आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अपने भाई से कि बिल्कुल ये जो डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट पिंडी का केस था, उसमें सिंध हाई कोर्ट बार भी थी, मैं प्रेसिडेंट अपेयर भी हुआ था उस केस में सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट में। और हमारा यही मुद्दा था कि ये 21वीं तरमीम जो है ये आइन के मुतसादिम है। और सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी वहाँ इशू यही उठाया था अटॉर्नी जनरल ने, और हुकूमत की तरफ से यही आया था कि ये पटिशन मेंटेनेबल नहीं होती, आईनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। अक्सरियती फैसला उसमें सारे जजों ने कहा ये पटिशन, जिसमें माइनॉरिटी जजेस भी थे, जस्टिस फायजी साहब बाय द वे माइनॉरिटी में थे, और उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था 21वीं तरमीम को, पार्लियामेंट की 15वीं तरमीम को उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था अपने नोट में, और माइनॉरिटी जज थे। और साहब आज एक और मिनॉरिटी जजेस का जो है वो फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई का जो फैसला था और 23 सितंबर का जो फैसला था उसमें बड़े कानूनी अबहाम हैं और ये गैर कानूनी फैसला उन्होंने करार दे दिया। आप क्या कहते हैं सर? बहुत अच्छी बात। देखिए मैं आ रहा हूँ उस पर। खुद उन्होंने तो 21वीं तरमीम को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया था, तो और मेजॉरिटी ने अपहोल्ड किया था। उसकी वजह थी उसको अपहोल्ड करने की। उन्होंने कहा कि कोई आइन में तरमीम, रिपील या ऑल्टर नहीं हो सकता जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर या सेलिएंट फीचर्स चेंज कर दे। और आर्टिकल 175A में कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जिसमें चीफ जस्टिस की राय को आप ताबे कर दें पार्लियामेंट के। ये भी उन्होंने कहा था, ये भी उस अक्सरियती फैसले का जो बाइंडिंग है सबके ऊपर। अच्छा, और मैं थोड़े से दो और इश्यूज पे एक 21वीं तरमीम को इसलिए अपहोल्ड किया था कि सनसेट क्लॉज थी, उन्होंने कहा था ये सनसेट क्लॉज है। अब आपने जो आज नोट दिया, अब बताएं माइनॉरिटी जजमेंट पे तो अब कोई उसका लीगल इफेक्ट तो कोई नहीं होता। आज उन्होंने अपना नोट जाते जाते चेंबर में बैठ गए और जाते जाते उन्होंने ये लिख दिया कि जी ये तो फैसला आइन और कानून के मुतसादिम है। सारी बात की चीजें जो केस जब चला था उस वक्त तो नहीं था, अपना नोट एंड में रखा ताकि वो सबको कवर कर ले। जो चीजें बाद में हुई जजमेंट 12 जुलाई की बात, उसको भी कवर कर लिया और ये कहा कि ये तो आपको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। नई एक रीत हो गई है, जब 3 जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के जो ये कह रहे हैं कि जी अक्सरियती फैसले को ना मानो। हुकूमत भी तो ये कहती है कि जो हम कहते हैं आइन और कानून हम वही मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। माशाल्लाह से आज ये भी उसमें शामिल हो गए उन दो मौजूद जज साहिबान के साथ कि जी वो फैसला आप पे लागू नहीं है। मेजॉरिटी फैसला लागू नहीं होता, आपका रिव्यू पेंडिंग था, आपने प्रैक्टिस प्रोसीजर भी अपने हक में वापस ले लिया और उसमें लिखा है, इसमें अजीब बात है, उसमें लिखा है अच्छा, मैं माइनॉरिटी में हो गया, मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। इसके मतलब आपने खुद ऑर्डिनेंस बनवाया, नई कमेटी बनाई, 63A लगाया और आज लिख दिया है कि जी आप जजमेंट भी ना मानो। वाह, ये अजीब बात है। लेकिन पाशा साहब, ये जो पार्लिमान है, आप ही जाहिर है एक लीडर हैं वकला कम्युनिटी में, ये मुझे ये आखिरी मिनट में ये बताएं कि ये खुद एक यानी कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट है, इससे बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट आज तक नहीं आई। अब वो कह रहे मुकम्मल भी नहीं है, हम यौम निजात मनाएंगे और एक नया क्राइसिस जो है इट इज नाउ इन द ऑफिंग। तो आप समझते हैं, आवाज मेरे ख्याल में कट गई है। जी जुबैरी साहब, आप क्या समझते हैं कि कितनी कम्युनिटी जो है वो कला की ज़ाहिर है काउंटर क्लेम्स एंड क्लेम्स आ रहे हैं, इसके लोग कितने आप समझते हैं कि चूंकि अहम लोग हैं जो बात कर रहे हैं, कुर्द साहब बात कर रहे हैं और दूसरे लोग बात कर रहे हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, देखिए सारे लीडर, देखिए जो वकुला आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, चाहे वो पार्लियामान की बालादस्ती हो, हुकूमत की एग्जीक्यूटिव की बालादस्ती हो अपने फील्ड में और अदलिया की हो, वो आइन और कानून के साथ जो वकुला खड़े हुए हैं वो जरूर इसमें निकलेंगे। और वो अक्सरियत वकला की आप देखेंगे इस बात पे मुत्तफिक है कि आईनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अपने जनाब हसन रजा पाशा साहब, जनाब आबद जुबैरी साहब, थैंक यू वेरी मच। ये दो नुक्ता हाय नज़र फिलहाल तो क्यास और कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। मुमकिन ऐसी वजह से सदर रजा पाशा साहब कह रहे हैं 2-4-6 महीनों में ये छट जाए। अब देखना है ये छटता है या बढ़ता है, क्राइसिस ख़त्म होता है या स्नोबॉल होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बहुत सी अहम खबरें हैं, बहुत से अहम मेहमान, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये भी अजीब सितम ज़रीफ़ी या आयरनी है कि जो डेवलपमेंट इंडेक्स है दुनिया में, पाकिस्तान के एक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर महबूबुल हक ने इंट्रोड्यूस करवाया था 70s और 80s में। आज हम उस इंडेक्स पे जब अपने आप को मेजर करते हैं तो हम अपने आप को दुनिया के बॉटम और घटिया यानी नीचे वाले, घटिया नहीं कहना चाहिए, निचले दर्जों में हम पाते हैं। हम एक हमारे शहर अर्बन नाइटमेयर्स बन चुके हैं। लाहौर फिर एक दफ़ा गर्मी की ज़िल्लत से जब निकला, लोड शेडिंग की ज़िल्लत से निकला, बिजली के बिलों के जो उसको ज़रबात लगी उससे उसने कहा कि सर्दियाँ आ गई हैं तो अब शायद जान छूट जाए। तो अब पता चला कि नहीं, अब तो स्माग होगी, जिसके बारे में हमने कहा था कि जो इस स्माग में बच्चे सांस लेंगे उनके फेफड़े जो हैं वो परमानेंटली डैमेज होंगे और इसका कोई देखने वाला नहीं। लेकिन मियाँ साहब, बात यह है कि हमें कोई
यानी फुर्सत नहीं मिलती। ये जो हिस्से बखरे हैं इक़्तिदार के और ये जो माल का सिलसिला है, माल तोड़ प्रोग्राम है जो हमने सियासत जैसे पाक और एक मुकद्दस पेशे को जिसमें बदल के रख दिया है, उसमें हम ये भूल गए हैं कि इसी हवा में हमने सांस लेना है, चाहे वो महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटियाँ हों या झुग्गियाँ हों, इससे कोई बच नहीं पाएगा। और मैं एक बात पे आपसे सवाल कर, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ बखुदा जो अब शहरों से हिजरत करके गाँव में जाना चाहते हैं। जी मियाँ साहब। काश साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी तक पंजाब हुकूमत को ये पता नहीं है कि ये स्मोग है क्या। आप देखें कि पंजाब की जो सीनियर वज़ीर हैं वो एनवायरनमेंट में उनकी डिग्री है, लेकिन उन्होंने भी आके कोई स्टडी नहीं कराई और इस वक्त तक पंजाब हुकूमत को ये मालूम नहीं है कि स्मोग क्या डस्ट स्मोग है, ओजोन स्मोग है, सल्फ़र स्मोग है या फोग से स्मोग है। ये अभी तक कुछ स्टडी इसकी नहीं कराई, कोई ट्रांस बाउंड्री स्टडी नहीं हुई, किसी किस्म का कोई अपार्शन टेस्ट जो है उसकी फैसिलिटी हमारी लेबॉर्ट्रीज में मौजूद नहीं है। 35 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, सुना है कि उस पर जो बारिश की जाएगी, मसनूई बारिश, उससे जो पार्टिकल्स हैं वो तो एक बात बता दें, ये 35 करोड़ का ठेका किसको मिला है? ये काजी साहब, ये तो अभी बात खुलेगी, चले बाद में मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ जी, ये तो बात खुलेगी, सामने आएगा, ऑडिट भी होगा। लेकिन देखें काजी साहब, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज कहता है कि जो अमोनिया गैस है और अमोनियम नाइट्रेट गैस है वो भी हवा में जो है वो मौजूद है, और जो PM 2.5 है उसको आप बारिश से तहलील नहीं कर सकते। सिर्फ 2 या 3 दिन का फर्क पड़ेगा, उसके बाद दोबारा स्मोग इससे भी ज्यादा जो है वो शिद्दत से आएगी। अब जो 35 करोड़ रुपया खर्च करना है, क्या हम स्टडी नहीं करा सकते? क्या हम 5 साल प्रोग्राम नहीं शुरू कर सकते कि क्लीन और नीट एंड क्लीन का? मैं एक चीज और थोड़ी सी 1 मिनट में आपको रोकूंगा। ये एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो मैं अभी आपको बताया था कि पाकिस्तान के बड़े शहर जो हैं, एक यानी उर्दू में उसका अगर हम तर्जमा करें तो एक शहरी क्या कहते हैं, डरावना ख्वाब बन के रह गए, अर्बन नाइटमेयर जिसे आप कहते हैं। और ये उसके सामने वो बता रहे हैं। सफाई का जो आप निज़ाम देख लें, हमने तुर्की की एक कंपनी को ठेका दिया था इसकी सफाई का, और आज वो सफाई कहाँ खड़ी है। और तब मैं कल परसों फिगर शेयर करूँगा कि पहले ठेका कितने का होता था और फिर कितने का हमने दे दिया, और फिर एक स्कैंडल आया लखों ढेर में, जहाँ इसको डंप किया जाता था उसको मजाकन लाखों का ढेर कहा गया। फिर उसमें यह भी तय था कि ये ज़मीन ज़ेर ज़मीन कचरा दबाया जाएगा, तो फिर पता चला कि ज़ेर ज़मीन भी नहीं दबाया जा रहा। और जब एक नवाई गाँव में उस वक्त के खबरें अखबार में खबर छपी कि जो बच्चे वो गंदा पानी पी के पैदा हो रहे हैं, उनकी हड्डियां जो हैं वो मस्क हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो बट मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जितना हम सफाई पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इतने हमारे शहर जो हैं उनकी फिजाओं में गंदगी। साहब देखिए, हम कौन सी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है 35 करोड़ तो हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन मेयो हॉस्पिटल की जानिब से खत लिखा गया, उसने कहा कि हमारे पास बिल देने के पैसे नहीं है। पैसे जो हैं वो उस तरफ नहीं है जो इंसानियत पे खर्च करने हैं, लेकिन हमने उस पे पैसा खर्च करना है जिसका हमें मालूम ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट जो है 0 होगा, उस पर हमने पैसा खर्च करना है। और आज तक हमने इसकी ना तो स्टडी कराई है, ना हमारे पास फैसिलिटी है। पहले फैसिलिटी तो पैदा कर लें, पहले ये तो पता कर लें कि ये स्मोग है कौन सी, क्योंकि ये स्मोग जो है अमेरिका का भी मसला था, बर्तानिया का भी मसला था। उन्होंने बाकायदा स्टडीज करा के जो है इसको खत्म किया। दूर नहीं जाते, हम क्या कर रहे हैं? हम दिल्ली ने मसला हल किया, बीजिंग जिसे आज कहते हैं हम, बिल्कुल कहते थे, उन्होंने इसका मसला हल किया। उन्होंने रीलोकेट किया, इंडस्ट्री को जो है उन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया, बाकायदा रेंज भी की उन्होंने। इवन जो दिल्ली था वो आज हमसे बेहतर हो गया। और खबरें ये आ रही हैं, हाँ ये भी ज़रा बता दीजिएगा जाते जाते कि ये बिजली की कीमत में भी हम इजाफा करने जा रहे हैं कुछ 10 रुपए यूनिट के हवाले से, ये क्या खबर है? साहब ये खबर ये है कि जितने भी जो इंसेंटिव दिए गए थे हुकूमत की जानिब से वो तो आर्जी थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब बिजली जो है वो अपनी असल कीमत पर जो है वो आ गई है। जो पहले कीमत थी 200 यूनिट तक हुकूमत कहती थी कि वो कीमत हम कम करेंगे, और कम कर दी थी, कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ दिया था, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी। अब 200 यूनिट का जो फी यूनिट है वो 29 रुपये का मिलेगा। और जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो कैटेगरी ख़त्म हो रही है। जो लेट फीस चार्जेस है वो ज़्यादा हो रहे हैं, और जो दीगर चार्जेस जो बिलों पर लगे हुए हैं उसकी भी शरह में इजाफा हो रहा है। अब जो बिल आएंगे वो होंगे तो सर्दियाँ होंगी ना, मौसम सरमा होगा, इतना कंजप्शन नहीं होगी, लेकिन बिल जो है वो मौसम गर्मा की तरह के आएंगे,
क्योंकि जितने भी एक तो रिलीफ खत्म हो गए, दूसरा उनकी शरह में इजाफा हो गया काजी साहब, और आज ही के इलेक्ट्रिक के जनरेशन टैरिफ में भी आज जो है वो इजाफा कर दिया गया है, वो भी होशरबा है। हालांकि के इलेक्ट्रिक जो है वो NTDC से कोई बात नहीं यार, वो कोई बात नहीं, आप इत्तफाक करें। एक बहुत बड़ा जो लैंडमार्क आईनी तरमीम हुई है, उसके भी जो कमाल नताइज हैं वो भी हम उनको भी देखेंगे। मगर आज ज़रा गैर अहम खबरें भी कर लीं। अहम खबरें तो यही है ना कि कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, और कौन इस अशराफिया की जंग में जीतेगा या हारेगा, ये प्लाट किसके कब्ज़े में आएगा। बहरहाल छड़ें, ये तो गैर अहम बातें थी। अब वापस आएँ तो बात करेंगे ईरान की, बात करेंगे ईरान को कौन सा लेज़र सिस्टम मिला है या नहीं मिला है, और वो थॉट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर लिया है इसराइल ने, क्या उधर क्या हो रहा है, और इधर जो हुआ वो तो बताया हमने। अब उधर की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन की है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, जो कि दफ़ाई अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं और आलमी अमूर पर भी नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। जनरल साहब, पहले तो हम इसी पे आते हैं क्योंकि सारी कौम इस सवाल से ज़्यादा कंसर्न्ड है कि ये जो आज सिस्टम इंस्टॉल अमेरिका ने किया है और ख़ुद अपने फ़ौजी भेज दिए हैं, जिसे थार्ड या THAAD कहते हैं, हाउ इफेक्टिव इट इज़। और उसके साथ ये खबरें भी आ रही हैं कुछ अरसे से कि कोई लेज़र गाइडेड सिस्टम चाइना ने भी दिया है, बज़ाहिर वो अपेक्स लीडर जो उनके हैं अली खमेनी, उनको उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो हाउ डू यू सी दी, यानी इन औजारों के आने के बाद, हथियारों के आने के बाद आप बैलेंस ऑफ पावर क्या देख रहे हैं इन दोनों? यानी ज़ाहिर ईरान जो है उस तरह तो ताकतवर नहीं है, मगर कितना फॉर्मिडेबल हो सकता है? देखिए, एक चीज़ हमें बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए काजी साहब के ये जो बड़ी ताकतें हैं उनके लिए बाकी दुनिया तजर्बागाह है अपने हथियारों के लिए, अपने दूसरे आइडियाज़ के लिए। लेकिन जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल को वो अमेरिकन जो है वो अमेरिका से ज़्यादा उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो पहुँचा दी गई है वहाँ पे, और अमेरिकन को वहाँ पे भेज दिया गया है ताकि जो आयरन डोम जो पेनिट्रेट हो गया था, जिसकी इफेक्टिवनेस तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी, उसका ये सदबाब किया जा सके। और किसी तरफ से भी जो मिसाइल आने वाले हैं, ये जिसके आप थर्ड की जिक्र कर रहे हैं, ये एंटी मिसाइल के, और ये किसी किस्म के भी मिसाइल को शूट डाउन करने के लिए ये एक बहुत मौसर है। अभी जब ये प्रैक्टिस में आएगा तो फिर देखने की बात ये है। दूसरी बात जो हमें ये समझनी चाहिए कि अमेरिका एक अग्रेशन का आदी है और वो मुख्तलिफ इलाकों में अपनी जंगी ताकत को आजमा चुका है, दुनिया को दिखा चुका है, और वो दिखाने से कभी दरेग नहीं करता। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन ने ठीक है अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो तो उनको दी है ईरान को या दूसरे की अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन चीन अभी तक अपने आप को दुनिया में उस तरीके से नहीं दिखा सका कि वो भी एक आलमी है जो इस्तेमाल कर सकती है, उसका फ़ायदा अपने दोस्तों को या अपने जो एलाइज़ हैं उनको पहुँचा भी सकती है। बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमें ये समझना चाहिए। जब सोवियत यूनियन था तो अब तो कसीदा काजी साहब जानते हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी मार खा गया अलग बात। तो जहाँ तक बैलेंस ऑफ पावर का ताल्लुक है, अब भी काफी हद तक जो बैलेंस ऑफ पावर की आप बात करें भी काफी हद तक इजराइल के हक में है, लेकिन इजराइल के खिलाफ जो चीज जा रही है, आपने देखा होगा पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो उनके नजदीक उन्होंने स्ट्राइक की थी, पहुंच पे। तो साथ ही साथ कुछ आवाज में तो ये जो दो यहाँ के खड़े हैं उनकी ताकत है। जल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ थोड़ी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। कैन यू हेयर मी क्लियरली जल साहब? चलें हम दोबारा शायद रब्ता करते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ये बता रहे थे कि
एक तो वो दरेग नहीं करेंगे, थाट बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। मगर अभी वो बात कर रहे थे हिजबुल्लाह के हवाले से कि हिजबुल्लाह ने जो पेनिट्रेट किया है और पेनिट्रेट करके अपना मिसाइल नेतन्याहू की रेजिडेंस जहाँ वो इंसिडेंटली मौजूद नहीं था तो उसको पहुँचा कर उन्होंने ये बताया। जल साहब मैं आप जी मियाँ साहब, अब हम अगर हमारा आवाज़ को रब्ता मुनक़ता हुआ है तो आपके पास क्या जो आपकी माहिरीन से बात होती है और इस्लामाबाद में, तो क्या वहाँ सेंस पाई जाती है? क्योंकि एक सेंस तो ये भी है कि बहरहाल अगर ईरान को दीवार से लगा दिया तो मिडल ईस्ट में जितने भी हैं वहाँ तो मिसाइल चलेंगे ईरान की और वहाँ कोई आयरन डोम नहीं है। मियाँ साहब, लेकिन कायद साहब, माहिरीन ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने थार्ड तो वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन अगर वो भी फुल प्रूफ ना रहा और सिक्योरिटी उसकी भी ब्रीच होगी तो क्या होगा? क्योंकि जो ड्रोन्स हैं ईरान के पास या लेबनान के पास या हिजबुल्लाह के पास, वो ड्रोन्स जो हैं वो निचली परवास करते हैं और ज़िगज़ैग जाते हैं, वो किसी भी दिफाई निज़ाम को तोड़ सकते हैं। और आपने देखा कि जो नेतन्याहू है उनके घर के ऊपर जो हमला हुआ वो भी एक बड़ा दिफाई मुअस्सर निज़ाम को तोड़कर वहाँ पर गए। और एक और डेवलपमेंट है काजी साहब, आपने देखा कि ईरान पर जो मुमकिना हमला होना था इजराइल का, वहाँ पर जो अमेरिकन अखबार हैं उन पर जो है वो सारी की सारी उसकी चेकआउट कर दी गई, उसका लीक आउट कर दिया गया और तमाम जो मुमकिना हमला का प्लान था वो अखबारात में था। तो क्या इससे ये मतलब ना लिया जाए कि ईरान जो इजराइल है उसके निज़ाम में भी नकब लग चुकी है? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं जो कल हम शायद ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नहीं कर सके, वो ये कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो मैंने कल मेजर जनरल रशीद साहब से भी सवाल किया था, इसके बारे में मैंने बड़ी हैरत अंगेज़, इसने पूरा एक सिक्योरिटी सिनेरियो तब्दील कर दिया है। मियाँ साहब, ये एक मिसाइल जो है ये 2 in 1 होता है। एक इसका कैरियर है जो इसे उठा के लेके जाता है, एक ख़ास ऊपर जगह पे पहुंच के वो जो जैकेट है या जो जिसमें वो इंस्टॉल्ड है वो नीचे गिर जाती है और उसमें से ये मिसाइल निकलता है और इस मिसाइल को इसके आप रास्ते बदल सकते हैं, ये इसको आप पीछे से कंट्रोल करते हैं। ये जो मिसाइल पहुंचे हैं, जनरल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जनरल साहब, आपकी तरफ आते मैं चाहूँगा, आप वहीं से आप मुझे बता रहे थे कि जी हिजबुल्लाह का जो हमला है उससे हम क्या नतीजा अखज़ करें। जनरल साहब, क्या कर रहा था ना कि जो ईरान की सही ताकत है वो क्या है, जिसमें इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह है, होतीज हैं या हमास है, ये वो ताकतें हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ईरान को ताकत फराहम करते हैं। अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल करे ईरान तो वो उनको अपने बचाव करता है और अपने वफादात उनका तहफ़्फ़ुज़ करता रहा भी है, कर सकता भी है अभी। लेकिन कि हमास की हद तक तो इजराइल समझता है उसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। उन्होंने कोशिश की थी हिजबुल्लाह को भी इस तरीके से डाउन करने जो पेजर जी, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह का वो काम रहे हैं। जनरल साहब, एक और जंग दुनिया में लगी हुई है, यूक्रेन और रूस की जंग। तो रूस ने सऊदी अरब की सालसी जो है वो कबूल कर ली है। क्या आप देख रहे हैं कि आगे मुस्तकबिल करीब में ये जंग खत्म होती हुई नजर आ रही है? जी, वो इसलिए भी खत्म होती नजर आ रही है कि यूक्रेन में करीबन खत्म हो चुका हुआ है। सऊदी अरेबिया को बीच में इसलिए डाला है कि सऊदी अरेबिया उसके साथ ताल्लुकात काफी बेहतर बना चुका है अपने, और सऊदी अरेबिया के अमेरिका भी हैं और यूरोपियन ताकतें तो चूंकि पार्टी हैं, तो सऊदी अरेबिया को बीच में यूक्रेन को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है इससे। यानी आप ये समझते हैं कि ये जो ये फेस सेविंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन में वो अपने मकासद तो हासिल कर नहीं सके और पुतिन की ना मैशत को कोई धचका पहुंचा उस तरह से जिस तरह वो समझ रहे थे, और उसने ज़ाहिर है इलाके भी उनको अनेक्स कर लिए। तो अब ये सऊदी अरब को डाल के तो भागना चाह रहे हैं वहाँ से। देखिए, यूक्रेन की फौज तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है। उनके जो कंस्क्रिप्टीज हैं उसकी उम्र उन्होंने 40 साल और उससे भी शायद ज़्यादा बढ़ा दी है। वो काफ़ी अरसे से वहाँ पे उन्होंने ला के रखे हुए थे। जो किराए के सिपाही हैं उनको ख़त्म किया जा चुका, वो भाग चुके हुए हैं। तो यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाया यूक्रेन ने इस जंग में,
और रूस ने बड़े मनसूबाबंदी के तहत काम किया है सारे इसमें, इसलिए अब वो फेस सेविंग भी चाहिए इनको, मगरबी ताकतों को, और वो इस हद तक बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि हम दोबारा नेटो के साथ मिलने की बात नहीं करेगा। और अब इसको रूस को और कसरनी पड़ेंगी, और आने वाली सर्दियों में जो रूस की गैस है और वो ठीक ठाक बेचने के काबिल हो जाएगी वो। अच्छा जल साहब, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तो आपके सामने है, और आज ईरानी फ़ज़ाइया के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा हुआ है। वो आज अस्करी और फ़ज़ाई जो क़यादत है उससे भी मुलाकातें करेगा। कैसा देख रहे हैं ये दौरा? देखिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी मामला तो आप देख रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं। बहुत जरूरी ये है कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इसका एहसास है और ईरान की लीडरशिप को भी एहसास है। अगर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को ठीक से सपोर्ट ना किया जैसा इसका एक जरूरी इस खत्ते में जरूरत है, तो ईरान को नुकसान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पाकिस्तान भी शायद नुकसान। और इसके पीछे देखिए चीन और रूस इस सिलसिले में कोशां भी होंगे, और चूंकि रिपोर्ट्स तो आई नहीं कोई भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो कोशां भी होंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और काफी हद तक ईरान, और अगर मुमकिन हो तुर्की भी साथ मिल जाए, ताकि इस खत्ते में ये जो बढ़ते हुए असर रसूख है अमेरिका का और इसराइल का, उसको ना सिर्फ रोका जा सके बल्कि जो ताकत का तवाज़ुन इस खत्ते में तब्दील हो रहा था और मशरिक की तरफ आ रहा था, उसका जो तब्दील का जो अमल है वो तेज हो सके इसमें। अच्छा जल साहब, बाज जो खत्ते के और ममालिक हैं मिडल ईस्ट में, उन्होंने भी ये कहा है कि हम अपनी फ़िज़ाई फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं करने देंगे इजराइल को। ये इसकी कितनी अहमियत और क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो इजराइल को रोक सकें? देखिए उनके पास हथियार तो हैं, चाहे वो कतर है, यूएई है, जॉर्डन है, हथियार तो है उनके पास, लेकिन हथियारों का कंट्रोल क्या उनके पास है ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है नहीं है ये। वो ये बयान की हद तक सही है, ये पॉलिटिक्स की हद तक तो उनकी सही है, जो सिर्फ वो जो ऑप्टिक्स के लिए, लेकिन उनमें ना ताकत है ना वो ये फैसला करने के, मेरा ख्याल है क़ुव्वत भी रखते हैं इस सिलसिले में। इसका मतलब कि जो चाबी कहीं और से चलती है ये तो ऐसे ही है ना, आपको कोई बंदा पिस्तौल दे और कहेगा भाई निशाना मेरी मर्जी का होगा, तो इस तरह के ताल्लुकात हैं इनके। जनरल साहब देखें, अमेरिका ने एक जानब जो है, अमेरिका कहता है कि खित्ते में अमन होना चाहिए, दूसरी जानब पाबंदियां लगा रहा है कंपनियों पे जो कि ईरान को मदद फराहम करती हैं, असला फराहम करती हैं या आलात फराहम करती हैं। तो ये अमेरिका का दोहरा म्यार है या अमेरिका खौफ ज़दा है पाकिस्तान के मिसाइलों से? क्यों वो खौफ ज़दा है सर? देखिए अमेरिका इस खित्ते में अमन नहीं चाहता, ये हमारी बड़ी खुशफहमी है, ये गलत फहमी कह लीजिए कि अमेरिका इस खित्ते को पुरअमन देखना चाहता है। अमेरिका इस खित्ते को कभी पुरअमन रहने देगा नहीं, हत्ता मकदूर कोशिश करेगा ये खित्ता कभी पुरअमन हो ना सके। अगर पुरअमन होता है तो उन शराइत पे पुरअमन हो जो अमेरिका के मफादात के निगहदाश्त कर सकती हैं। अगर वो आप कर सकते हैं फिर पुरअमन हो जाएगा, लेकिन तो सर अगर ऐसा हुआ तो क्या वो करने के लिए तैयार नहीं है, महफूज रहेंगी? वो ये नहीं हो सकेगा काम से। अगर अमेरिका नहीं चाहता तो फिर अमेरिकी तंसीबात या उसकी मौजूदगी जो है वो तो नहीं रहेगी। जी देखिए वो तो नुकसानदेह है, उनकी तंसीबात है, ये अमेरिकी जो बहरी बेट गिरे हमारे, वो तो बहुत शुक्रिया जनरल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, मगर एक ज़ाहिर है जो जनरल साहब ने बात की कि और कोई तो नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्कों में अमन हो, मगर क्या हम चाहते हैं? ये सारे काम आप रोज़ाना टीवी पे देख रहे हैं, या अमन के लिए हैं या ज़ाती मफाद और ज़ाती पॉलिटिकल गेन के लिए हैं? इसी बात पे प्रोग्राम को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।